व्यूअर्स, ये हमारे लेक्चर का तिलक वाली सीरीज़ का लास्ट पोर्शन है। इसमें जो पिक्चर आप देख रहे हैं, एक में लेफ्ट साइड पे तिलक की तस्वीर है और राइट में जिन्ना की तस्वीर है, जब वो बैरिस्टर के तौर पे केसेस जो है ले रहे थे। इसमें हम देखते हैं, जैसे मैंने हमने पिछले 3 सीरीज़ में, पिछले 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया कि क्या-क्या लेक्चर वो देते रहे। पहला लेक्चर, दूसरा, तीसरा, उसमें क्या-क्या बातें की। लेक्चर्स देते हुए क्या हुआ, उनके ऊपर जो है ब्रिटिश ने गद्दारी का मुकदमा चलाया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला। जब ये कुछ हुआ तो सबसे पहले जो फिर इनके खिलाफ जो असल में ये था इनके ऊपर, आप कह सकते हैं कि जो पूना के मजिस्ट्रेट थे उनके ऊपर, उनकी अदालत में उनके ऊपर मुकदमा चला तिलक के ऊपर 1916 में नवंबर में। आप देखते हैं कि जुलाई तक इनके लेक्चर जो है वो ख़त्म हो चुके थे। तो नवंबर में जो है 1916 में उनका जो है उनके ऊपर फैसला आ जाता है उसका, अपना गद्दारी का। उसमें ब्रिटिश जो है उसके ऊपर जो केस बना दिया है, तिलक वर्सेस एम्परर, मतलब बादशाह के खिलाफ जो है तिलक ने गद्दारी किया। तो उसमें जो है वो लेक्चर जो आ रहा था उसमें वो सिलेक्टिव पोर्शन उठाती है, सिलेक्टिव पोर्शन में ये बात करती है कि तिलक जो है उसने लोगों को उकसाया है, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उकसाया है। हुकूमत बरतानिया जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, तो इसलिए तिलक जो है गद्दारी का मुर्तब हुआ। उसमें यही बातें वो उठाती हैं कि उसमें कौन-कौन से सिलेक्टिव पॉइंट्स होते हैं। उसमें ये होता है कि वो तिलक ने लोगों से कहा कि आप जो है, ब्रिटिश ने हमें स्लेव्स की तरह रखा हुआ है। ब्रिटिश ने स्लेव की तरह तो नहीं रखा हुआ। वो बता रहे हैं कि ब्रिटिश यहाँ से पैसे लेके जा रही है। फिर वो बताते हैं कि ब्रिटिश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतने पैसे लेती है, इतने नहीं देती। राइट्स हैं, राइट्स नहीं है और इनको कुछ नहीं पता, डिवीज़न ये लाएँ सब कुछ। तो ये पोर्शन जो है वो उस टेक्स्ट से उठाते हैं। अब ज़ाहिर है ये लेक्चर इनके मराठी में थे। ब्रिटिश में जो अदालत में जो पेश की गई वो इंग्लिश में पेश की गई थी। तो उनको सामने रखते हुए जो पूना के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उनको सज़ा सुनाते हैं। उनको सज़ा सुनाते हैं कि आप पे आपके ऊपर जो है गद्दारी साबित हुई। इसलिए वो कहते हैं कि आप 20,000 जुर्माना जो है 2 किस्तों में 10-10 हज़ार के आप जमा कराएँगे अदालत में और 1 साल के लिए आपके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी कि आप कहीं पे कोई स्पीच और वगैरह बात नहीं कर सकते। तो वो जो है जिन्ना को वकील रखते हैं, पहले केस में भी, मजिस्ट्रेट पूना में भी, लेकिन फैसला उनके खिलाफ आ जाता है। तो जिस तरह जो है जिन्ना ये केस, उनका केस प्लीड करते हैं, लड़ते हैं, जिस तरह पेश करते हैं, तो तिलक बड़े इंस्पायर होते हैं। और जिन्ना इसलिए भी करते हैं क्योंकि जिन्ना को भी ये लगता है कि तिलक ने जो बातें की वो सही है। तो इसके भी हामी होते हैं क्योंकि इस दौर में जो है मॉडरेट्स की पॉलिटिक्स चल रही होती है। जो होम रूल की बात होती है, यानी पसंद होती है, अपना तिलक की बात होती है, दादा भाई नौरोजी की बात हो रही होती है, ये सारे जो है मॉडरेट्स होते हैं। तो जिन्ना इसी ग्रुप में होता है और जिन्ना भी कांग्रेस का एक मेंबर होता है, ये भी तिलक भी कांग्रेस के ही होते हैं। तो जिन्ना जो है एज ए इंडियन हो के अपने इंडियन भाई को सपोर्ट करने के लिए, और वो भी कांग्रेस के अंदर होते हुए उस पार्टी के सपोर्ट करने के लिए वो केस ले लेते हैं। लेकिन केस जो है मजिस्ट्रेट की अदालत में हार जाते हैं। तो तिलक इनको चेंज नहीं करते, वो कहते हैं नहीं, आप अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, बम्बई हाई कोर्ट में। उस टाइम जो है इतनी ज़्यादा अदालतें नहीं थी, बम्बई थी, मद्रास थी, और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ज़्यादातर बम्बई में थे। और बम्बई के जो है चीफ जस्टिस भी बम्बई हाई कोर्ट में होते थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वगैरह ऐसी नहीं थी। तो यहाँ पे जो है वो जिन्ना को अपॉइंट करते हैं। जिन्ना जो है फिर जो मजिस्ट्रेट की जो आप कह सकते हैं जजमेंट होती है उसके फैसले के खिलाफ अपील करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन फोकस हम ज़्यादा रखेंगे इस अपील के ऊपर। तो ये AIR जो लिखा हुआ है, इंडियन एनुअल रिपोर्टर, यहाँ पे जो है 1916 बम्बई 9, ये केस का हवाला है, केस का नंबर है जो उस दौर में तिलक के ऊपर चला और अपील थी। आप अगर किसी ने ढूंढनी हो तो AIR 1916 बम्बई 9 के ऊपर ढूंढ सकता है। ये थी, ये किसके सामने लगती है? डबल बेंच के सामने लगती है। उसमें एक जस्टिस बैचलर होते हैं और दूसरे जस्टिस शाह होते हैं। ये दो जजेस होते हैं जिनके सामने अपील का मुकदमा जो है आ जाता है। अपील का मुकदमा नंबर क्या होता है? क्रिमिनल अपील रिवीजन नंबर 252 ऑफ 1916। तो 1916 की जो है, जैसे मैंने बताया उसमें मुकदमा होता है, उसकी जो अपील होती है, डिसाइडेड ऑन 9 नवंबर 1916। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूना ने जो है 9 नवंबर 1916 में इसका फैसला दिया होता है। इसके खिलाफ होता है केस बाल गंगाधर तिलक वर्सेस एम्परर। तिलक और एम्परर जो है उसके ऊपर, इनकी तरफ से, तिलक की तरफ से जो वकील हैं वो कौन होते हैं? जिना फॉर एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट या अपेलेंट जो है तिलक की तरफ से, कायदे जिना उनके वकील होते हैं। अब इसमें होता क्या? अभी पहली बात, जैसे मैंने जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूना की बात की, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि पूना वाले जज में जो है उसके सामने सेलेक्टिव जो पोर्शंस थी वो रखी जाती हैं और उनको जो है उस हिसाब से सज़ा दी जाती है और बताया जाता है कि 20,000 जो आप जुर्माना जमा करें और 1 साल के लिए आपके ऊपर पाबंदी लगेगी। तो तिलक यही बात करता है कि नहीं, स्वराज जो है मेरा हक है और मैं बोलता रहूँगा, मैं पाबंदी को कबूल नहीं करूँगा। इस वजह से रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपील करेंगे, आगे जाएंगे। तो 2 जजेस होते हैं, डबल बेंच होता है, दोनों उस चीज़ को देखते हैं। तो पहली जो फाइंडिंग जो है जस्टिस
बैचलर जो है वो करते हैं। वो क्या करते हैं दोनों जज, सबसे पहले इनकी जो 3 की 3 जो लेक्चर्स हैं, स्पीचेज़ हैं, वो उनको मंगवाते हैं। वो कहते हैं कि पहले हम ये देखें कि उनमें था क्या? आया जो उनको सज़ा दी कि वाक़ई गलत थी, वो गद्दारी थी, गद्दारी नहीं है, क्या कुछ है? तो कहते हैं हम पूरे टेक्स्ट को देखते हैं। तो पहले वो सारी स्पीचेज़ को मंगवाते हैं, प्रिंट आउट करके 3 की 3 इंग्लिश में ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन इनसे वेरीफ़ाई कराते हैं। वो कहते हैं हाँ, ट्रांसलेशन ये ठीक है, मतलब जिन्ना जो है वेरीफ़ाई करते हैं कि, और तिलक भी के ट्रांसलेशन इसी तरह, कोई इसमें फ़र्क नहीं। तो उसको लेके वो कहते हैं कि इसको आगे रख के मुआवज़ा करते हैं। जब वो मुआवज़ा करने लगते हैं, तो कहते हैं पहली बात इनके ऊपर जो गद्दारी का मुकदमा लगा गया सेक्शन, ये जो है हम नहीं समझते कि सही है। वो कहते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ है, मतलब जो लॉ का आपने सेक्शन जो इसके ऊपर लगाई है वो नहीं लगनी चाहिए। फिर वो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हुए वो कहते हैं इसमें कुछ टर्म्स यूज़ किए गए थे डिसअफेक्शंस के ऊपर, और लॉयल्टी ऑफ जो किंग है उसके ऊपर बात की गई थी। वो कहते हैं कि गलत था। फिर वो कहते हैं इसमें जब डिटेल में हम जाते हैं, इसमें हमें समझ आती है कि इसमें एम्परर जो है उसको टारगेट नहीं किया गया, बल्कि जो सिविल सर्विस है, ब्यूरोक्रेसी जो है उसके ऊपर क्रिटिज्म हुआ। जिससे वो कहते हैं कि जो टेक्स्ट है उससे हमें ये समझ आती है कि जो मेन जो मकसद था इनका, वो जो मतलब क्रिटिज्म था, वो क्वीन या क्राउन के ऊपर या कानून के ऊपर नहीं था, बल्कि जो है वो उसके ऊपर था, जो ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स जो है जो हुकूमत चला रहे हैं उनके ऊपर था। तो वो कहते हैं किसी भी फर्द का जो है किसी हुकूमत के ऊपर तनकीद करना जायज़ है, जब तक वो उस पूरे सिस्टम को चेंज ना करना चाहें। तो जब स्वराज की बात होती है, स्वराज वो कहते हैं क्या, स्वराज कोई बगावत नहीं है, बल्कि ये पावर्स मांग रहे हैं। पावर किस तरह मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पावर आप हमें जो है उसके थ्रू दें। एक हम पार्लियामेंट में बिल जमा कराएंगे, एक्ट पास होगा, एक्ट के तहत हमें मिलेगा। तो इस हिसाब से इसमें कोई जो है गलत नहीं है, कोई बगावत नहीं है। तो फिर सारे जो है वो टेक्स्ट के जो ये रिलेवेंट पोर्शन है इनका हवाला देते हैं, हवाला देते हुए डिफाइन करते हैं ऐसे ऐसे कि यहाँ 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 पे। तो कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो थी पूना के, उन्होंने इस चीज़ को बड़ी गलत तरीके से समझे, क्योंकि उन्होंने सिलेक्टिव पोर्शंस लिए जिससे ये चीज़ जाहिर थी कि बगावत का आंसर जो है नज़र आता है। लेकिन पूरे टेक्स्ट में हम देखें, पूरी ऑल पिक्चर को देखते हुए हम डिसीजन जब लें, तो हमें ये समझ आती है कि वो जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल करेक्ट थी। तो इस हिसाब से जो जस्टिस बैचलर होते हैं वो अपनी जजमेंट जो देते हैं, वो कहते हैं इस हिसाब से जो है जो उनके ऊपर ये ज़मानत लगाई गई थी कि 20,000 रुपये वो जमा करें और 1 साल के लिए पाबंदी, तो हम जो है मैं जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई बगावत नहीं थी। जो कुछ वो मांग रहे थे, कर रहे थे, सही हो, बिल्कुल एक उनका हक है। वो पॉलिटिकल वो, हाँ, उसमें कुछ वर्ड्स जो थे वो बगावत के ज़मरे में आते हैं, लेकिन पूरा अगर हम देखते हैं डिटेल को, तो हमें समझ आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर आती है जस्टिस शाह की बारी। शाह जो है थोड़ा-सा ज़्यादा वो लेते हैं, वो कहते हैं पूरे को भी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर पोर्शंस में जो है उसमें बगावत का आंसर नज़र आता है। वो कहते हैं जिन्ना जब ये बात कर रहे हैं कि लफ्ज़ सही यूज़ नहीं है, तो हम इसको डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर जगहों पे उन्होंने कुछ ऐसा अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं कि वो बगावत का आंसर दे सकते हैं। तो कहते हैं अगर हम ये देखें कि समझने वाले क्या समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको बता रहे हैं। समझने वालों ने क्या समझा? आया वो इसको बगावत समझ रहे थे या एज़ एक जनरल क्रिटिसिज़्म समझ रहे थे? ये इंपॉर्टेंट है। अगर समझने वाले जो समझ रहे थे, उस हिसाब से हम देखें तो ये बगावत के ही ज़मरे में आता है, और इस हिसाब से जो है जो मजिस्ट्रेट पूना था उसकी जजमेंट ठीक थी। लेकिन फिर भी हम इस डिबेट में ज़्यादा नहीं पड़ते कि क्या था क्या नहीं था। ओवरऑल हम पिक्चर की बात करें, 3 के 3 की बात करते हैं। अगर बगावत भी थी तो उसको किस तरह ला रहे हैं, वो फिर भी एक यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू लाएंगे, हम क्वीन को भी मानते हैं, सब कुछ देते हैं। तो इस हिसाब से जो ये उनके जो अल्फाज थे बगावत के, जो उनको कवर करती है। तो इस हिसाब से हम मैं भी जो है अपना फैसला जो अपने जो दूसरे जज हैं जो बैचलर हैं उनके साथ एग्री करता हूँ, और एग्री करते हुए जो है मैं जो है जो इनके ऊपर तिलक के ऊपर जो जुर्माना आयद किया गया है 20,000 रुपये का, और उसके साथ साथ 1 साल के लिए पाबंदी लगा दी है, उसको हम हटा देते हैं। तो अटार्नी जनरल होते हैं ब्रिटिश की तरफ से, वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं, ये तो मतलब इस हिसाब से हर कोई बगावत करेगा और ये मतलब ब्रिटिश के लिए खतरा होगा। तो बताएगा कि खतरा क्यों होगा, एम्परर के ऊपर तो किसी ने बात ही नहीं की। वो तो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर बात करें, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात करें। जब कोई बंदा गलत करता है तो उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और ये क्रिटिसाइज़ इस तरह तो नहीं कर रहे कि वो कह रहे हैं कि तख्ता उल्टा दो, बगावत करो। वो तो कह रहे हैं नहीं, पार्लियामेंट के तहत हम करें सर। तो इनका तो हुकूक है, हक है। तो कानून के मुताबिक, कानून के दायरे में रहते हुए उन्होंने कोई ऐसी बगावत वाली बात या काम नहीं किया। इसलिए जो मजिस्ट्रेट जो हैं पूना के, उनका जो फैसला है उसको हम मुअत्तल कर देते हैं और उनको बरी कर देते हैं इस चार्जेस से। तो यहाँ से जो है आप समझ लें इंडियंस के लिए, तिलक के लिए और जिन्ना के लिए बहुत बड़ी जीत होती है कि वह ब्रिटिश में रहते हुए ब्रिटिश के एम्पायर में ब्रिटिश उनको इजाज़त देती है कि आप जो है इस तरह जो है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म उसके ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन्ना के लिए एक बड़ा सक्सेस होता है कि इतने बड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड केस को उन्होंने लिया और वो जीत गए। और तिलक के लिए भी कि जो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं खामोश नहीं रहूँगा, और
और आज के लिए काम करता रहूँगा, तो उनको भी आज़ादी मिल गई, वो कंटिन्यू कर सकें। और ब्रिटिश की जो यहाँ पे आप इंसाफ का भी थोड़ा निज़ाम भी देख सकते हैं कि मतलब लोअर कोर्ट ने उनको सज़ा दी, लेकिन हायर कोर्ट ने जब देखा नहीं कानून के मुताबिक सब कुछ, तो उन्होंने उनको इन चार्जेस से बरी कर दिया। ये नहीं कि ज़बरदस्ती सज़ा दी कि नहीं कुछ ना बोल सकें, तो उनके नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कानून के अंदर रह सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखिए हमारी कंट्रीज़ में जो है, अगर आप थोड़ी-सी क्रिटिसिज़्म करते हैं, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स कोई इस चीज़ को समझते नहीं, वो कहते हैं नहीं थोड़ी-सी कोई बात की, वो कहते हैं नहीं उसमें बस चार्जेस लगा लो। जबकि ब्रिटिश के दौर में 1916 में ये कुछ हुआ और उन्होंने किस तरह उसको कंटिन्यू रखा। तो उम्मीद है आपको यहाँ से समझ आ गई, होम रूल क्या थी, तिलक की इसमें क्या कोशिश थी, क्यों उनको सज़ा हुई, किस तरह जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा, फिर जो अंग्रेज़ जजेस थे हाई कोर्ट के उन्होंने क्या फ़ैसला लिया, किस तरह बरी हो गए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे, पसंद आया, आपकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।